डायोड अभी तक पढ़ लिया था विच इज जेनर डायोड। जेनर डायोड का हमने एक एप्लीकेशन भी देखा था इन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो प्रॉपर डीसी नहीं देता था, उसको प्रॉपर डीसी बनाने के लिए हम एक लो पास फिल्टर लगा लेते हैं यूजिंग अ कैपेसिटर, एंड आफ्टर दैट हम डीसी वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जेनर डायोड बना के लगा देते हैं, जिससे हमको प्रॉपर डीसी मिल जाता है। तो ये चीज हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी हमारे पास स्पेशल पर्पस डायोड है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल पर्पस डायोड में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड सभी लोग यूज कर रहे हैं इसको आजकल। ऐसा बहुत ही रेयर कुछ हो रहा होगा कोई पर्सन जो इसको देखा नहीं होगा, एलईडी यूज नहीं कर रहा होगा। दिवाली पे तो सब एलईडी यूज ही करते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन सब एलईडी आने लग गई है, टीवी की स्क्रीन एलईडी आने लग गई है, तो जगह जगह एलईडी यूज हो रहा है। एलईडी आर नथिंग बट लाइट इमिटिंग डायोड। तो डायोड ही होते हैं, बस उनसे लाइट निकलती है। एलईडी सर्किट में एक डायोड जैसे ही दिखाते हैं हम, पर इससे लाइट निकलती है, इसलिए सर्किट सिंबल ऐसा दिखा देते हैं। दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी। ये सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी होता है। होता क्या एलईडी अंदर से, तो इट इज अ नॉर्मल डायोड। एलईडी इज जस्ट अ डायोड, पर हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिससे इनकी जो बैंड गैप होती है ना वो विजिबल रीजन में आ जाए। देखिए किसी भी डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्ट करते हैं तो इस फॉरवर्ड बायसिंग के मोड में इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, ठीक है, आई डिफ्यूजन फ्लो होता है। तो काफी लार्ज डिफ्यूजन करंट फ्लो हो जाता है जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। मिली एम्पेयर का ऑर्डर का होता है, यहाँ पे मिली एम्पेयर को अपन नॉर्मल लार्ज करंट बोल देते हैं। अब ये हो रहा है तो होता क्या बेसिकली कि पी रीजन के जो होल्स थे वो एन में जाने लगते हैं और एन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पी में आने लगते हैं। पी के होल एन में जाने लग गए, एन के इलेक्ट्रॉन पी में आने लग गए, तो ये प्रोसेस चालू हो जाती है। इसी को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में खूब ज्यादा थे और पी के कंडक्शन बैंड एम्प्टी था, और यहां देखे तो पी का वैलेंस बैंड में खूब सारे होल है और एन के वैलेंस बैंड में होल ही नहीं थे। तो ना ये होल और इलेक्ट्रॉन का ना फ्लो स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। अब इससे होता क्या है, ये होल जब यहाँ वैलेंस बैंड में पहुंचे एन के वैलेंस बैंड में, तो एन के वैलेंस बैंड में होल आ रहे हैं और ऊपर एन के कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस बैंड से वो रिकंबाइन करने लगते हैं। सिमिलरली एन के इलेक्ट्रॉन जब पी में जाते हैं, थोड़ा शोर हो रहा है दिवाली का है ना, एन के इलेक्ट्रॉन जब पी में जाते हैं तो एन के इलेक्ट्रॉन जब पी में जाते हैं तो वहां वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रहे हैं और वहां वैलेंस बैंड में खूब सारे होल है, तो ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस दोनों तरफ होने लगती है। हमें जंक्शन के आइदर साइड पे इलेक्ट्रॉन होल का हमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस दिखने लगती है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। सही है ना, जैसे हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है तो एनर्जी डिफरेंस के फोटोन इमिट होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। सही है, यहाँ पर भी हमें फोटॉन इमिटेड दिखना चाहिए। बताइए सही है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हायर बैंड से, एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में जंप करेंगे तो यहाँ पर भी फोटोन इमिट होते हैं। तो हर डायोड में ऐसा होता है कि यहाँ फोटोन इमिट होते हैं, हर डायोड में होता है। हर डायोड से ना कुछ फोटॉन इमिट होते हैं, पर हर डायोड में ये फोटोन जरूरी नहीं कि विजिबल लाइट में आ रहे हो, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रहे हो। हम ऐसे स्पेशल मटेरियल से डायोड बनाए कि ये फोटोन विजिबल रीजन में लाई कर जाए, तो हमें लगेगा डायोड से लाइट निकल रही है, हमें वो लाइट दिखेगी। बस यही कॉन्सेप्ट होता है एलईडी का, ठीक है। नॉर्मल जो डायोड आते हैं उन्हें हम एक ओपेक मटेरियल से कोट करके रखते हैं, ओपेक मटेरियल से उसको कवर कर देते हैं ताकि उससे जो लाइट वाइट बाहर आ रही है वो किसी दूसरे डिवाइस को अफेक्ट ना करे। पर जो एलईडीज होते हैं उनको स्पेशली लाइट इमिट कराने के लिए बनाते हैं, तो उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट कर देते हैं। आप अगर बाजार में एलईडी लेके आओगे तो बेसिकली उसमें एक डायोड ही होता है अंदर, और वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोटेड होता है, कुछ ऐसा है ना। तो ये होता है एलईडी। दिवाली पे सबने देखा होगा झालर में लगाते सभी। इसकी जो दो आर्म्स होती है ना, इसकी जो दो लेग्स होते हैं, टर्मिनल्स जो होते हैं, वो नॉर्मली एक बड़ा एक छोटा देते हैं, एक बड़ा एक छोटा देते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पी टाइप है कौन सा एन टाइप है। तो जो पी की तरफ का लेग होता है वो हमेशा बड़ा होता है, एन की तरफ का लेग छोटा होता है।
ये प्रैक्टिकल चीज है, ये मतलब आपको कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर प्रैक्टिकल अगर करोगे, इसके प्रैक्टिकल्स पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा। आइडेंटिफाई कैसे करते प्योरेन इन एलईडी। नाउ एलईडीज की ना जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी रिवर्स बायस में खराब हो सकते हैं, ये ब्रेकडाउन हो सकता है इनका। मतलब ये इतना रिवर्स बायस लगाएंगे तो करंट खूब ज्यादा जाएगा, तो करंट आने से जल बल सकते, तो उन्हें बचाना पड़ता है। दैट्स वाई ये इंश्योर करने के लिए आप गलत ना करो, आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाओ, एन पे नेगेटिव लगाओ, इसके लिए वो आइडेंटिफाई करा देते हैं आपको कि आप गलती ना कर दो। क्लियर हो रहा है? एलईडी में आप गलती ना कर दो, इसलिए पी और एन में इस तरह से आइडेंटिफाई करा देते हैं आपको। चलिए, तो दिस इज एलईडी। एलईडी का वर्किंग अपन ने पढ़ ली है। एलईडी किन मटेरियल से बनती है वो शुरू में एग्जांपल वगैरह दे दिया था मैंने, GaN GaP ऐसे मटेरियल कुछ होते हैं, और फर्दर आप एनसीईआरटी से रीड भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, पर ज्यादा ठीक है, एग्जांपल एक दो याद रहेंगे सफिशिएंट है, कोई पूछता नहीं इसके बारे में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अगर मैं इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूं तो वो क्या होगी, बताओ, एनी गेस? इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एलईडी की? एलईडी की VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कैसे ग्राफ बनाओ यहाँ पे, बताओ। बिल्कुल सही सजल, सजल ने बिल्कुल सही कहा। देवांश समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये डायोड ही तो है, तो नॉर्मल डायोड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, नॉर्मल डायोड जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, नॉर्मल डायोड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बस अलग अलग कलर की जो एलईडी होती है उनका कट ऑफ पोटेंशियल अलग अलग रहता है, तो कट ऑफ पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, बाकी डायोड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बना देंगे हम यहाँ पे हियर, और वो केवल फॉरवर्ड बायस में दिखाएंगे, क्योंकि एलईडी रिवर्स बायस में तो अपने काम करती नहीं है, फॉरवर्ड बायस में अपने लाइट काम करती है, लाइट इमिट करने का, तो एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम केवल फॉरवर्ड बायसिंग में दिखाएंगे। इज इट क्लियर? यस, चलो, तो एलईडी तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो पढ़ लिया अपन ने। अब दूसरे टाइप का स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ते हैं अपन, फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड अगेन एक स्पेशल पर्पस डायोड है, और बिल्कुल एलईडी का उल्टा काम करता है। इसका सिंबल एलईडी का ठीक उल्टा दिखा देते हैं, इस पे जब लाइट गिरती है तो ये करंट अलाउ करता है, इसलिए इसका सिंबल उल्टा बनाते हैं। काम क्या करते हैं इससे अपन, देखिए, नॉर्मल रिवर्स बायसिंग में जब डायोड होता है तो उसमें बहुत ही स्मॉल डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, सॉरी ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। एक ये मैं रिवर्स बायसिंग में डायोड दिखा रहा हूँ, ये P था, ये N था, मैंने P को लोअर, N को हाई से जोड़ा है, मतलब रिवर्स बायसिंग में है। रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन लेयर की वेट थोड़ी बढ़ जाती है, और बहुत ही कम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, बहुत ही कम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो कम क्यों रहता है? माइनॉरिटी कैरियर। बिल्कुल सही, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, जिनका नंबर बहुत कम है। और मेन रीजन क्या है ब्लॉकेज का, मतलब कहाँ पे कम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर थे? क्या ये इतने हिस्से में कम नंबर? जंक्शन रीजन, बिल्कुल सही। डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर नहीं होते, तो डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए वो थर्मलाइजेशन से बहुत कम अमाउंट में, स्लो अमाउंट में बनते रहते हैं, इसलिए बहुत स्मॉल करंट आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में भेज दे, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में भेज दे, तो चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है क्या? चार्ज कैरियर पी में है ना, बढ़ सकता है। डिप्लीशन लेयर में थर्मलाइजेशन से जैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जा रहा है, तो उससे चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही मैं अगर किसी और तरीके से करा दूं तो भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। और क्या तरीका हो सकता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में भेजने के लिए एनर्जी देने का? लाइट। लाइट, बिल्कुल सही, सिंपल सी बात, पढ़ ही रहे हम फोटो डायोड। तो इस पे गिरा दो लाइट, लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इसमें जनरेशन हो जाएगा चार्ज कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से फोटोन अब्सॉर्ब करके कंडक्शन में जा सकते हैं, अगर लाइट सुटेबल वेवलेंथ की हुई तो। अगर लाइट सुटेबल एनर्जी की हुई तो फोटोन अब्सॉर्ब करके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला गया, तो इस डिप्लीशन लेयर में जो कमी थी चार्ज कैरियर की वो नहीं रहेगी, हेंस करंट बढ़ जाएगा। तो बिना लाइट के
यहाँ जो बहुत ही स्मॉल करंट आ रहा था, अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक से आपको शो कर दूं, बिना लाइट के तो करंट निग्लिजिबल आता है यहाँ पे, विथ लाइट करंट बढ़ जाएगा, विथ लाइट करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है एलईडी फोटो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला ग्राफ हो गया विदाउट लाइट, और नीचे हो गया विथ लाइट। लाइट गिराई तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज के रेट बढ़ गया, इसलिए करंट बढ़ गया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसका, तो जहां हमको लाइट सेंस करना पड़ती है वहां यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह सब में ना एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है। आपने शायद फोन में कभी ऑटो ब्राइटनेस करी हो, तो ऑटो ब्राइटनेस में क्या होता है, जब धूप में जाओगे तो फोन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जब थोड़े अंधेरे कमरे में हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम हो जाती है, होता है ना। तो वो यही तो रहता है, लाइट सेंस करता है। लाइट तो सेंस हो रही है यहाँ पे, लाइट क्या फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी जो होगी उसके हिसाब से करंट आएगा। भाई कम लाइट फॉल कर रही है तो करंट कम, मतलब स्क्रीन की ब्राइटनेस क्या करना है, बढ़ा के रखना है, कम करके रखना है। तो ऐसा अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, एक चीज और होती है, हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन कभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम करो, छोटा मोटा रोबोटिक्स वगैरह कुछ करो, तो एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी सुनोगे आप। एलडीआर, उसका भी फंक्शन बिल्कुल सेम ही है। एलडीआर एक सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें जब लाइट फॉल करेगी तो चार्ज के रेट बढ़ जाएंगे, दैट्स व्हाई उसमें से करंट ज्यादा आ जाएगा। तो जब उसकी लाइट उस पर फॉल कराते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और लाइट नहीं गिरेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो एलडीआर भी बिल्कुल सेम फोटो डायोड टाइप की चीज है। चलिए, अच्छा एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, फोटो डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में, क्या हम लाइट गिराएंगे तो वहां चार्ज के रेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा? क्या जब ये फॉरवर्ड बायस में होता तब मैं इस लाइट फॉल कराता तो क्या तब चार्ज के रेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता क्या? बताओ। बढ़ता, बिल्कुल सही। यस, आदित्य राज ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मतलब काफी बच्चे सही जवाब दे रहे मुझे। यस, धोनी ने भी सही कहा, चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, बट दिक्कत क्या है कि पहले से ज्यादा करंट था वहां, तो है ना, मतलब करंट पहले ही मिली एम्पेयर का चल रहा है। अब तुमने मिली एम्पेयर में थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पेयर बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर जोड़ भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रिवर्स बायसिंग में पहले से करंट माइक्रो एम्पेयर में, अब उसमें तुमने पहले से करंट जो था वो 2-4 माइक्रो एम्पेयर चल रहा था, अब तुमने उसमें 20 माइक्रो एम्पेयर ऐड कर दिया, तो करंट काफी इंक्रीज हो गया एक तरह से। भाई इनिशियल 5 था, बाद में 20 अगर हो गया तो 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट रिलेटिव ज्यादा दिखता है, इसलिए हम फोटो डायोड को नेगेटिव रिवर्स बायस में यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में भी करंट बढ़ता है, पर वो इमटेरियल टाइप का रहता है, वो नॉर्मल इतना इंक्रीमेंट नहीं होता कि अपन उसको ढंग से सेंस भी कर पाए। क्लियर? चलिए, पॉइंट क्लियर? यस, ओके। अब फोटो डायोड से एक रिलेटेड चीज है हमारे पास, सोलर सेल। सोलर सेल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। सोलर सेल, इंडिया एक बहुत बड़ा देश बन रहा है जो सोलर में बहुत अग्रणी है एक तरह से। हमने काफी ज्यादा पावर अब सोलर से बनाने लग गए हैं। हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर बनाने की वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है सोलर से। आई थिंक अभी प्रेजेंट शायद 20% पे है हम, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, और धीरे धीरे इसको 30-40% तक ले जाना चाहते हैं अपन। बहुत बड़ी बात है, मतलब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री अगर अपना 10% भी पावर सोलर से बना रही है, भले वो 10% भी हो, तो भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे। अब आजकल घरों में भी सोलर सेल लगते। हाँ, देवांश बता रहा है केरला में एक एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर से चलता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया बताया देवांश, है ना। तो सोलर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। घरों में भी आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम आते हैं, वाटर हीटर के अलावा पूरा घर ही पूरा सोलर से चलता है। मतलब सोलर पैनल लगे हुए हैं, उससे बिजली बन रही है, उससे पूरा घर चल रहा है। 5 किलोवाट का 5 केवीए के सिस्टम आते हैं, महंगे तो है अभी थोड़े, 2.5-3 लाख के पड़ते हैं, पर उससे पूरा घर 25 साल तक आपको बिजली का बिल नहीं लगेगा। मतलब ज्यादा यूज करोगे तो लगेगा आपको, पर ठीक ठाक मतलब उसकी लाइफ है। तो पूरे पूरे घर आजकल हम सोलर से चला रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। काम कैसे करते हैं सोलर सेल, अभी हमें ये पढ़ना है। तो फोटो डायोड की वर्किंग क्या थी, इस पर लाइट गिरा रहे हैं तो करंट आ रहा है, ऐसी वर्किंग है ना। फोटो डायोड की वर्किंग क्या है, इस पर लाइट गिरा रहे करंट आ रहा है। अच्छा, ये हमने बैटरी क्यों लगाई थी यहाँ पे,
बैटरी क्यों लगाई थी हमने, बताओ? इस बैटरी का यहाँ क्या काम था? इट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल सही सजल। हमने एक्चुअली बैटरी लगाई तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी हमने, इस तरह से हमने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है अंदर। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होल और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में जनरेट हो रहे हैं उन्हें डायरेक्ट कर रही है। अरे तो पहले से भी तो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर की, वो भी तो रहती है वहां पे, होती है ना, डिप्लीशन लेयर की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे, उससे क्यों नहीं डायरेक्ट करा लेते? उसी से डायरेक्ट करा लेते ना इलेक्ट्रॉन्स को। तो सोलर सेल भी इसको यही चीज होती है। डायोड को अगर मैं बहुत थिन बनाऊं और डिप्लीशन, और मैं क्या करूं, दोनों तरफ डोपिंग बहुत कम करूं, तो डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनती है अगर डोपिंग कम करे, और डायोड में पहले से मैं उसको थिन बना रहा हूँ, ये जो मैंने थोड़ा ब्रॉड दिखाया ना उसको थिन बना दिया। तो ये हमारा बाउंड्री थी पी और एन के बीच की, इधर पी रीजन इधर एन रीजन, लेकिन मैंने दोनों तरफ डोपिंग बहुत कम करी। तो डोपिंग कम करने से क्या होगा कि ऑलमोस्ट डिप्लीशन लेयर पूरे पूरे डिवाइस में आ गया। डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनती है अगर डोपिंग कम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डिप्लीशन लेयर पूरे पूरे डिवाइस में आ गई। डिप्लीशन लेयर में अपनी ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा ले तो इस सर्किट को, ये जो डायोड है इसे हम यूज कर सकते हैं टू गेट करंट विद पावर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, मान लो एक रेजिस्टेंस, उससे हमें करंट फ्लो करवाना है तो हम करवा सकते हैं बाय लाइट। इसमें अगर लाइट गिरेगी तो ये करंट जनरेट कर देगा, ठीक है। अब सोलर सेल एक सेल है इसलिए उसका सिंबल जो होता है वो सेल का बनाया जाता है, पर जब लाइट गिरती है तो काम करता है, इसलिए इस पे लाइट गिरते हुए दिखा देते हैं। दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का सर्किट सिंबल ये हो जाएगा, बनता ऐसा कुछ है। उसका असली कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, अब असली कंस्ट्रक्शन बताता हूँ मैं। अच्छा, आइडिया समझ में आया कि काम कैसे कर रहा होगा? लाइट गिरेगी तो अंदर वही इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो एन की तरफ जाएंगे, होल इधर जाएंगे, तो यहाँ पर होल बढ़ गए, चार्ज पॉजिटिव टाइप का बढ़ गया, नेगेटिव टाइप का बढ़ गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इनसे अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन का घूमने का ऐसा मोशन चालू हो जाएगा, उल्टा करंट जैसे दिखने लगेगा अपन को। तो डिवाइस में जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता था वो मुझे दिखने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, एक ड्रिफ्ट करंट हमें दिखने लगेगा यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि असली में कैसे बनाते हैं सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि लाइट गिरती है डिप्लीशन लेयर में, तो डिप्लीशन लेयर में चार्ज की की कमी थी तो वहां हमें लाइट ज्यादा गिरानी है। डिप्लीशन लेयर का जितना बड़ा एरिया हो सके उतना बड़ा बनाओ। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेट जैसा अपन सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्लेट जैसा, और उसमें एक बहुत ही थिन सी ऊपर पी लेयर बनाते या एन लेयर बनाते, उसके नीचे अपोजिट टाइप की लेयर बना देते। मान लीजिए आपने ऊपर पी बनाया तो नीचे एन बना लो, या ऊपर एन बनाया तो नीचे पी बना लो। ऊपर नीचे बस अलग अलग सेमीकंडक्टर है, किसको ऊपर रख रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पी और एन रीजन बना लिए और दोनों को लाइट ड्रॉप करा, और ऊपर वाला रीजन तो थिन ही बनाया पहले से मैंने, तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट डिप्लीशन लेयर सरफेस तक आ गया होगा, सही है क्या, है ना। और ये दो प्लेट है तो एक्चुअली पूरा एरिया में डिप्लीशन लेयर है इसमें, ये पूरे एरिया में डिप्लीशन लेयर होगी इसमें, सही है क्या, है ना। इसके पूरे एरिया में करीब करीब डिप्लीशन लेयर है। अब नीचे जो एन सेमीकंडक्टर था उसके नीचे तो एक मेटल की प्लेट लगा लो। एक कांटेक्ट बनाने के लिए भाई हमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाना रहते हैं, तो नीचे मैंने एक मेटल कांटेक्ट लगा दिया, दिस इज अ मेटल प्लेट, या इसको बेस मेटल प्लेट भी बोल सकते हैं। ये अपना एक कांटेक्ट का काम करती है, और ऊपर हमें लाइट गिराना है तो ऊपर मेटल प्लेट लगा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, फिर अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऊपर तो हमें लाइट फॉल कराना है तो ऊपर मेटल प्लेट नहीं रखेंगे। ऊपर क्या करते, हम मेटल वायर की ग्रिड बना लेते, अच्छे कंडक्टिंग वायर ले लेते, सिल्वर के हो गए या गोल्ड, अगर गोल्ड महंगा पड़ेगा लेकिन सिल्वर के ले लो, और उनकी ऐसी ग्रिड बना लो, ठीक है। ये जो ग्रिड बन गई ये अपना दूसरे इलेक्ट्रोड का काम कर देगी, इससे एक वायर निकाल लो, तो ये दो हमारे पास टर्मिनल हो जाएंगे जिनसे आप करंट ले सकते हैं। और क्या करो, उसके ऊपर है ना एक मटेरियल से कोट कर दो जिससे लाइट जो गिरे वो अंदर ही रह जाए, एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, ऐसे मटेरियल के ऊपर कोट वगैरह भी कर दो, पर वो हमें दिखा नहीं रहा यहाँ पे, आप चाहो तो दिखा सकते हो। इसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग भी कर दो,
उससे क्या होगा कि इस पे लाइट जो गिरेगी वो अंदर ही कैप्चर होगी, ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बस ये जो डिवाइस बन गया ये अपना सोलर सेल का काम कर देगा। क्या होगा, इसकी जब लाइट आएगी तो हमने इसको ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत थिन बनाई है, तो ऑलमोस्ट सारी लाइट डिप्लीशन लेयर तक जा सकती है। डिप्लीशन लेयर में जब लाइट आएगी तो वहां होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और होल इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से फिर क्या होगा, पी में होल आ गए यानी उधर चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमें ऐसा करंट दिख सकता है। तो उस करंट से हम जो हमारा एक्सटर्नल चीजें हैं उसको चार्ज कर सकते हैं। सोलर सेल्स हमेशा चीजों को चार्ज करने के काम आते हैं। तो बैटरी वगैरह को चार्ज कर लो और फिर बैटरी को यूज करके, इन्वर्टर को यूज करके घर में पावर सप्लाई कर दो। समझे? इस तरह से सोलर सेल को अपन वर्क करवा सकते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर समझ में आया सोलर सेल कैसे बनाया अपन ने? ये एनसीईआरटी में दिया है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे अपन ने पूरा पढ़ा ये। ओके, इसका जो बाय इट्स इफिशिएंसी इज लो, पर पूछ रहा है इसकी इफिशिएंसी कम क्यों होती है? इफिशिएंसी कम इसलिए क्योंकि अभी तक हम पूरी लाइट कैप्चर करके उससे इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करा पाए, इतना हम कर नहीं पाते। ठीक है, जो लाइट गिरती है उसका 2-5% ही यहाँ पर कन्वर्जन होता है एनर्जी में, इसलिए एक तो इफिशिएंसी कम है, क्योंकि हम उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, है ना। जितना हम सोलर सेल धीरे धीरे हीट भी निकलेगी, थोड़ा हीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और दूसरी चीज है कि सनलाइट जो आती है उसको है ना पूरा कैप्चर करे, उसके लिए भी हमें प्रॉपर एंगल सेट करते रहना पड़ता है, तो इतना खर्चा हो जाता है फिर वो, अगर तुम एंगल वेंगल बार बार सेट करो। इसलिए ऑप्टिमम बस एक एंगल पर रख दिया जाता है इनको, कि भाई दिन भर में ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरे, ऐसे एक ऑप्टिमम एंगल पर सेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि दिन भर ही घूमते जाए। कई जगह ऐसा बने सोलर पैनल जो सन की डायरेक्शन के हिसाब से घूमते रहते, तो थोड़ी ज्यादा लाइट एनर्जी, थोड़ा ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते वो। सर वायर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं है। वायर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहाँ पे जब होल यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उससे ऑटोमेटिक हो जाएगा करंट फ्लो, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो क्लियर। बाकी इसकी इफिशिएंसी कम क्यों है, तो वो हमारे अभी हम जो डिवाइस बना पा रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं बना पा रहे, ये रीजन है। और हो सकता है कि नई कुछ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो जो और अच्छे से हमको इफिशिएंट डिवाइस देते। चलिए, तो ये हमने जितने स्पेशल चीजें थी सब पढ़ लिए। हाँ, इसकी मुझे करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना रहेगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताना रहेगा सोलर सेल की। बिल्कुल एक सेल जैसे इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जैसे जैसे ज्यादा करंट इससे जाएगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। सेल में भी ऐसे होता है, याद करो, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वो E माइनस आई आर लिखते थे अपन, तो यहाँ पर भी वैसी कुछ चीज होगी। अगर इससे करंट नहीं फ्लो कराओ तो पोटेंशियल जीरो, और करंट फ्लो कराओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पर वो एक लीनियर नहीं, वो एक ऐसा ऐसे कर्व के थ्रू ड्रॉप होता है, लीनियरली ड्रॉप नहीं होता है, ऐसे कर्व के थ्रू ड्रॉप होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरह से लीनियर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऐसे कर्व की तरह से ड्रॉप होता है। तो ये आती कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाई है, कोई बता सकता है क्यों मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाई है? एनी गेस? पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू डायोड बोल सकते हैं, यस। और हमारा जो डायोड में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो उसके अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ हायर पोटेंशियल है इनकी तरफ और पी की तरफ लोअर पोटेंशियल था, तो करंट की डायरेक्शन देखो किधर है ना। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायोड के पोटेंशियल डिफरेंस के ओरिएंटेशन से उल्टी है, इसलिए हमने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया। समझ आ रहा है? डायोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में देखिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना पड़ रहा है। और ये बहुत सिंपल, ऐसा कह भी सकते हैं कि होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी सेल के अंदर अगर देखें तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कैरियर को मूव कराती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक सेल के अंदर जो चार्ज होते हैं, अगर सेल के बाहर हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो अंदर लो टू हाई जाते हैं, अंदर लो टू हाई जाते हैं, तो उल्टा ही होता है वहां पे, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया था। चलो क्लियर हो रहा है? आया ना? यस, आदित्य राज को क्लियर है, बाकी बच्चे भी बताइए, धोनी को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो फिर हमने जितने स्पेशल पर्पस डायोड हमको पढ़ना था सब कंप्लीट हो गया हमारे, तो हमारा डायोड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है।
डायोड में हमने डायोड, बेसिक डायोड क्या होता है, स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ लिए, आइडियल डायोड क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह भी देखे, ठीक है, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए सीबीएसई में सिलेबस तो थोड़ा कम कर दिया है उन लोगों ने, लेकिन नीट में पिछले साल तक तो कम नहीं करा था, तो हमें नीट के हिसाब से अब इस साल का सिलेबस अभी तक तो पता नहीं हमको। अगर सिलेबस कम कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हमको जरूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ने की, तो तब थोड़ी पढ़ने जाएंगे, इसलिए हम अभी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई ने तो लास्ट ईयर ट्रांजिस्टर को अपने कोर्स से हटा दिया, लेकिन क्योंकि अभी तक नीट के सिलेबस में ऐसा नहीं हुआ है इसलिए हमको पढ़ना है, समझ गए। तो आगे की चीज जो अपन पढ़ रहे हैं वो स्कूल बोर्ड में नहीं आएगी, सीबीएसई ने हटा दी थी, पर नीट में अभी तक तो है, इसलिए अपन को पढ़ना है। तो लिखिए ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट लिखिए ट्रांजिस्टर। क्या बात है, दिवाली पे बच्चे बहुत डल हो गए क्या? आवाज किसी की नहीं आ रही है, बहुत शांत शांत बैठे सब, रिप्लाई भी धीरे धीरे एक दो बच्चे कर रहे हैं। थक गए पढ़ते पढ़ते कि क्या हो गया? देखो अभी भी किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया। थक गए, मधुर बता रहा थक गए, ऋषम बोलते नहीं थके। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है आपकी, है ना। अभी तो हमको बहुत चीजें कंप्लीट करना है। सिलेबस तो अपना हो ही गया ऑलमोस्ट, और मेरा फिजिक्स का तो खत्म ही है, उधर एनएम सर का भी खत्म ही है, बाकी भी सिलेबस आई थिंक खत्म हो जाएगा आपका, है ना। बाकी सिलेबस का क्या है ना, बाकी सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ सर, खत्म ही होने वाला है। हाँ बस थोड़ा सा ही बचा होगा, तो जो भी बचा है वो कंप्लीट कर लेना, नवंबर में हो जाएगा मुझे लगता है। उसके बाद फिर दिसंबर फिर जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 4 महीने तक तो अपने 5 महीने तो है ही अपने पास। 5 महीने में से शायद बोर्ड हो, कब हो पता नहीं, मई में प्रोबेबली होगी नीट की एग्जाम, हो सकता है मई में हो ही जाए, है ना, देखेंगे जब की सिचुएशन। तो 5 महीने में पूरा यही पढ़ना है वापस से बच्चों, सब रिवाइज करना है, डबल से ट्रिपल से 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके, पूरे एनसीईआरटी को वोट डालना है, किस चीज एनसीईआरटी की आनी चाहिए, है ना। तो अब यही सब करना है, तो जल्दी थको मत, ठीक है, अभी तो बहुत लंबी रेस बाकी। चलिए तो हमें स्टार्ट करना था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस का नाम ट्रांजिस्टर ही है। हमारे कोर्स में सिर्फ एक तरह का ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो हमें ट्रांजिस्टर का मतलब सिर्फ एक ही पता करना है कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही होता है, वो होता है बीजेटी। पर ट्रांजिस्टर बहुत तरह के होते हैं, जैसे फेट होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर भी होते हैं, वीटीटी, ठीक है, मॉसफेट होता है, तो बहुत सारे तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल बताए मैंने, फेट, वीटीटी, मॉसफेट, ये सब एग्जांपल है। सीमॉस आजकल चलता है, सीमॉस ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कई तरह के हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर बीजेटी, तो हमें सिर्फ बीजेटी पढ़ना है। व्हाट इज बीजेटी, इस पे स्टार्ट करते हैं। बीजेटी का मतलब होता है बाय पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर का मतलब होता है इसमें दो पीएन जंक्शन, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब 2 पीएन जंक्शन है। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें 2 पीएन जंक्शन है वो हमारा बीजेटी है। बाकी से ट्रांजिस्टर सब अलग अलग टाइप के होते हैं, हमारे जो कोर्स में वो सिर्फ बीजेटी है। बीजेटी कैसे बनाते हैं, तो बीजेटी 2 पीएन जंक्शन से बनाए। 2 पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर में 2 पी के बीच में एक एन की लेयर बना दो, या 2 एन के बीच में एक पी की लेयर बना दो। 2 पी सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दो, या 2 एन सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दो। इस तरह से 2 पीएन जंक्शन बन जाएंगे। 2 पीएन जंक्शन कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर एक पीएन जंक्शन देखिए यहां बन रहा है, दिस इज द पीएन जंक्शन, एंड एक पीएन जंक्शन यहां बन रहा है, तो हमारे पास 2 पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं। बस यही जो डिवाइस हमने बनाया है इसे बोला जाता है बीजेटी। इसमें थोड़ा बनाने में और चीजें ध्यान रखी जाती है, अभी बताऊंगा मैं एक एक करके। बीजेटी समझ में आ रहा है क्या होता है?
दो पी के बीच में एन बना दो या दो एन के बीच में पी बना दो, ये होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब समझ में आ रहा है कि इसमें तीन पोर्शन है, तीन हिस्से हैं। तो ट्रांजिस्टर में कनेक्ट करने के लिए तीन टर्मिनल होते हैं मेरे पास, नीचे भी तीन टर्मिनल से। एक टर्मिनल को कहा जाता है इमिटर, बीच वाले को बेस, बचे हुए को कलेक्टर। एक को कहा जाता है इमिटर, बीच वाले को बेस, बचे हुए को कलेक्टर। ठीक है, इनका नाम ये क्यों पड़ा है, इमिटर बेस कलेक्टर क्यों है, इसका रीजन है, ऐसे कुछ भी नहीं रख दिया, इसको लॉजिकली सोच समझ के रखा गया नाम। थोड़ी देर में वर्किंग समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका नाम क्यों है। अभी बस याद रख लो, तीन टर्मिनल में एक टर्मिनल का नाम होता है इमिटर, बीच वाले का बेस, लास्ट वाले का कलेक्टर। अब दो तरह के ट्रांजिस्टर है, यहाँ वाले ट्रांजिस्टर को बोलते हैं अपन पीएनपी, ये जो ट्रांजिस्टर है इसे कहा जाता है पीएनपी, और नीचे वाले ट्रांजिस्टर को कहा जाता है एनपीएन। सर्किट में ऐसा डब्बा नहीं दिखाते अपन, सर्किट सिंबल ये नहीं है, सर्किट सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर अलग होता है। तो सर्किट सिंबल कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, देखिए ये हमने एक सिंबल बनाया है, एक बेस प्लेट दिखाई, उस पर दो ऐसे मैंने टर्मिनल निकाल दिए ये इस तरह से, तो ये बीजेटी का सिंबल होता है। अब बीजेटी दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा है, और इमिटर बेस कलेक्टर तीन ब्रांच होती है, तो कौन इमिटर कौन बेस कलेक्टर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एरो लगाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑल्सो सिग्निफाई कि किस तरह का ट्रांजिस्टर है, और जिस ब्रांच में एरो लगा है वो ब्रांच होती है इमिटर की। तो जैसे यहाँ मैंने एरो को नीचे वाली ब्रांच में लगा दिया, तो ये इमिटर है, बीच वाला तो ऑफकोर्स बेस होता है, और बचा हुआ फिर कलेक्टर बचेगा। यहाँ भी नीचे वाली ब्रांच में मैंने एरो लगा दिया है, तो ये इमिटर है, बीच में ये बेस होता है, और आखिरी में कलेक्टर। नाउ डायरेक्शन ऑफ एरो इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, डायरेक्शन ऑफ एरो फ्रॉम पी टू एन। तो यहाँ पी से एन ऐसी डायरेक्शन है, और यहाँ पी टू एन इस तरह की डायरेक्शन है। सॉरी, यहाँ जो डायरेक्शन है पी टू एन, आप ध्यान से देखें तो पी एन और फिर ये पी होना चाहिए, और यहाँ पर एन पी तो ये एन होना चाहिए। तो एरो की डायरेक्शन से हमें ये भी समझ में आ गया कि वो ट्रांजिस्टर कौन सा है। एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, मीटर है वो, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। डायरेक्शन ऑफ एरो से समझ में आता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, एंड डायरेक्शन किस एरो किस ब्रांच में लगा है उससे इमिटर समझ में आता है। इमिटर वाली ब्रांच में एरो लगाते हैं, कलेक्टर वाले में कुछ नहीं लगाते, और बेस तो अलग से दिख जाता है। चलिए सिंबल समझ में आ रहा है क्या, सिंबल देख लीजिए अच्छे से बच्चों। यस, ठीक है, मैं इधर बनाता हूं सिंबल, आप मुझे फटाफट बताना कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है, जल्दी से बताओ, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है इधर जो बनाया मैंने, पीएनपी, वेरी गुड। एंड इमिटर किधर है, अप की डाउन, इमिटर किधर है, अप की डाउन, अप, वेरी गुड। बेस आपको साइड में होगा, बेस साइड में, और कलेक्टर बिल्कुल सही। चलिए तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, ओके। कुछ किताबों में इस पर है ना एक सर्कल भी दिखा देते ऐसे, तो ये बहुत पहले ऐसा होता था कि इस पर सर्कल बनाते थे, है ना। अब कोई सर्कल वर्कल बनाता नहीं, टाइम किसी का रहता नहीं, सर्किल बनाते वक्त इसको बैठ के सर्कल भी बनाते रहो, वो ऐसे समझ में आ जाता है सिंपल। तो आजकल सर्कल बनाना छोड़ दिया है, पर पुरानी किताबों में आपको मिल सकता है सर्कल, ठीक है। चलिए तो सर्किट सिंबल अपन ने देख लिया। अब असल में अंदर क्या है, अंदर उस वाली चीजों पे आते हैं। तो हमारे पास तीन टर्मिनल है, एक रीजन है हमारे पास जिसको हमने कहा है इमिटर, बीच वाला रीजन हमने बेस कहा है, और एक रीजन हमने कलेक्टर कहा है। अब इनको बनाते समय हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रांजिस्टर का तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि अच्छे से वर्किंग हो पाए। इसकी वर्किंग जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये चीज करेंगे तो वर्किंग अच्छे से होगी, तो वो चीज पहले से ध्यान रखी जाती है, ठीक है। क्या चीज है जिसको ध्यान रखना है, तो डोपिंग अगर देखें तो इमीटर में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। डोपिंग में इमिटर इज द हाईएस्ट डोप, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप, एंड बेस इज द लाइटेस्ट डोप। नॉर्मल जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है सिलिकॉन वगैरह में 10.15 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन।
तो इमिटर के लिए वो ज्यादा कर दो, 10^16 कर दो, कलेक्टर के लिए मॉडरेट रखो, 10^15 ही रखो, और बेस में 10^14 कर दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, तो ये लाइटली डोप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डोपिंग में जो इमिटर वाला पोर्शन है हेवीली डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेटली, और बीच वाला लाइटली डोप। क्लियर? चलो वेरी गुड। हाँ, अब विड्थ की बात करें तो ये जो इमिटर रीजन है इसकी विड्थ मॉडरेट होती है, इसकी विड्थ में कोई हमें खास ज्यादा जरूरत नहीं है। बेस की विड्थ को कम रखा जाता है और कलेक्टर की विड्थ ज्यादा रखी जाती है। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ तो सबसे ज्यादा विड्थ कलेक्टर की होती है, उससे कम विड्थ इमिटर की, और बेस की सबसे कम। बेस की विड्थ कम रखने का रीजन है वर्किंग, वर्किंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इमिटर की विड्थ तो मॉडरेट रखते हैं, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, पर कलेक्टर को ज्यादा बड़ा विड्थ का बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट कर होती है वहां पर, तो वो हीट अच्छे से बाहर निकल जाए, इसलिए उसका एरिया बड़ा होना चाहिए। एरिया बड़ा होने के लिए उसकी विड्थ को भी बड़ा रखा जाता है। क्लियर? कलेक्टर की विड्थ को हम बड़ा रखते हैं जिससे उसका एरिया ज्यादा है, ताकि उससे ज्यादा हीट अच्छे से बाहर डिसिपेट हो पाए। चलिए, आई थिंक ये क्लियर है। तो डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन ये रखा जाएगा, विड्थ में ये ऑर्डर रखा जाएगा, है ना? अब आपको बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है कि क्या करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है। हमारे कोर्स में एक ही ट्रांजिस्टर बीजेटी, उसका मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। कैसे बनाते हैं 2 पीएन जंक्शन? तो 2 पी के बीच में एन की लेयर सैंडविच कर दो, या 2 एन के बीच में पी की लेयर सैंडविच कर दो। तो पीएनपी, एनपीएन 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। सर्किट सिंबल भी पढ़ लिया अपन ने, और इनमें डोपिंग एंड विड्थ का ऑर्डर क्या है ये भी पढ़ लिया अपन ने। चलिए, इतनी चीजें क्लियर है? इतना जो भी चीजें बताई मैंने, इन्फॉर्मेशन दी। यस सर। ओके, थैंक यू। अब मेरे पास 2 पीएन जंक्शन है ना? अपन बार बार बोल रहे हैं कि बीजेटी का मतलब 2 पीएन जंक्शन, तो 2 पीएन जंक्शन है। हर पीएन जंक्शन को बायस करने के लिए 2 तरीके होते हैं मेरे पास, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। सही क्या? हर पीएन जंक्शन को बायस करने के मेरे पास 2 तरीके, फॉरवर्ड या रिवर्स। ठीक है? अब 2 पीएन जंक्शन है, 2 और हर एक को 2 तरह से बायस, तो टोटल 4 टाइप से मैं सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूं। बायसिंग के यहाँ 4 तरीके, 4 मेथड हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर को बायस करने के हमारे पास 4 तरीके, 4 मेथड हो गए। ठीक है? अब एक एक करके हर तरीके को देखते हैं। मेरे पास 2 जंक्शन है। अच्छा, एक जंक्शन देखिए बेस और इमिटर के बीच में है ये, और दूसरा बेस और कलेक्टर के बीच में। तो बायसिंग के लिए मेरे पास 2 जंक्शन है। एक है बेस इमिटर जंक्शन, मैं ऊपर जंक्शन लिख देता हूं। एक जंक्शन बेस और इमिटर के बीच में था, और एक जंक्शन बेस और कलेक्टर के बीच में था। ठीक है? बेस इमिटर जंक्शन को रखो फॉरवर्ड बायस में, और बेस कलेक्टर को रखो रिवर्स बायस में। तो इस तरह का जो बायसिंग होती है उसे बोलते हैं अपन एक्टिव मोड, एक्टिव मोड ऑफ बायसिंग। इस मोड को कहा जाता है एक्टिव मोड, इस मोड को कहा जाता है एक्टिव मोड। क्लियर? When base emitter junction is in forward bias, base collector junction is in reverse bias, diode is in active mode. समझ में आया? क्लियर है? यस, आदित्य राज को तो क्लियर है। चलो, सेकंड तरीका ठीक इसका उल्टा करना। सेकंड मेथड ठीक इसका उल्टा करना, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का कॉम्बिनेशन करो। तो ठीक उल्टा है, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव, इनवर्स ऑफ एक्टिव। ठीक है? पहला जंक्शन बेस इमिटर करो रिवर्स बायस, और दूसरा जंक्शन बेस कलेक्टर करो फॉरवर्ड बायस, तो इसे कहा जाता है इनवर्स एक्टिव। एक्टिव का ठीक उल्टा इनवर्स एक्टिव। अगला थर्ड, अगर हम दोनों ही जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं तो डायोड में से कोई ज्यादा करंट ही नहीं फ्लो हो पाता है। डायोड मतलब ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो भी बना रहे हैं, करंट ही नहीं फ्लो हो पाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है सैचुरेशन। और अपन वर्किंग पढ़ेंगे ना तो वहां क्लियर होगा। जब हम एक्टिव मोड की वर्किंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा हमको कि सैचुरेशन मोड में क्या हो रहा होगा। चलिए, फिर फोर्थ एंड लास्ट मेथड, अगर मैं दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस में कर दूं, दोनों ही जंक्शन को रिवर्स बायस में रखूं, तो इसे बोलते हैं कट ऑफ, क्योंकि कोई करंट वरंट जाता नहीं फिर डायोड में से, इसलिए इसको बोलते हैं कट ऑफ।
तो these are four methods, so four ways of applying bias in transistor. ट्रांजिस्टर को 4 तरीके से बायस दे सकते हैं अपन। चारों तरीके के नाम आपको पता होना चाहिए और बहुत आसान है, मतलब कि ऐसा अगर मैं वर्किंग पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नाम क्यों रखे गए। ठीक है, तो एक्टिव मोड, इनवर्स एक्टिव मोड, सैचुरेशन, कट ऑफ, ये 4 तरीके से ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये बायसिंग का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के 4 तरीके हो गए। क्लियर है क्या? सबको देख लो। ओके, वेरी गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव मोड में वर्किंग। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव मोड में वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। अभी तक देख लीजिए, आपको इसमें कोई दिक्कत पूछ लीजिए। मैं एक्टिव मोड वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। दो ट्रांजिस्टर होते हैं मेरे पास, पीएनपी और एनपीएन। तो मैं किसी एक को लेकर वर्किंग समझाऊंगा, किसी एक को लेकर वर्किंग समझाऊंगा। किसको लेकर समझाऊं? पीएनपी। आदित्य राज बोल रहा है पीएनपी। चलो, पहला आंसर पीएनपी आ गया, तो उसी से करेंगे अपन। पीएनपी से वर्किंग समझाएंगे। वर्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्किंग से सारी चीज आगे की समझ में आएगी, और वर्किंग याद भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह वर्किंग की जरूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टर में। तो एक अच्छा सा मैंने बड़ा सा ट्रांजिस्टर दिखाया, ये इधर पी रीजन था, बीच में एन रीजन है, और इधर फिर से पी रीजन है। तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं, है ना। ये इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, ये पीएन जंक्शन, इमिटर बेस जंक्शन। इससे मुझे क्या करना था एक्टिव मोड के लिए? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस के लिए मैं क्या करूंगा कि इमिटर पे पोटेंशियल ज्यादा लगा दूंगा और बेस पे कम लगा दूंगा, किसी बैटरी को लगा के, जिससे बेस और इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस करने के लिए मुझे क्या करना होता है? पी को हायर पोटेंशियल पे, एन को लोअर पोटेंशियल पे। तो मैंने एन को, बेस को पी के कंपेयर में लो पोटेंशियल पे कर दिया, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। दूसरी साइड पे यहाँ बेस कलेक्टर जंक्शन मुझे रिवर्स बायस में रखना। बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है मैं चाहता हूँ रिवर्स बायस में रहे। एक्टिव मोड में रिवर्स बायस में होता है, ये मैं चाहता हूँ रिवर्स बायस में हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? पी पर लोअर और एन पर हायर। ठीक है, तो बेस का पोटेंशियल, एन का पोटेंशियल मैं पी के कंपेयर में लोअर कर दूंगा, पी के कंपेयर में यहाँ पे पोटेंशियल हाई कर दूंगा। पी पे लो पोटेंशियल, कलेक्टर पे लो पोटेंशियल, बेस पे हाई पोटेंशियल। क्लियर? तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी वहां। चलो, ऐसा कर सकते हैं ना अपन बैटरी लगा के? वेरी गुड। अब हमने डायोड तो पढ़े हैं, हमने डायोड पढ़ा है। डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है। किसी भी पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते। चलो, पहले मुझे बताओ कि एक डायोड को या पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करता हूं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ का क्या होता है? एक डायोड को कम हो जाती है, बिल्कुल सही, डिक्रीज हो जाती है ना। तो यहाँ बेस और इमिटर के बीच में जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी विड्थ कम दिखाऊंगा मैं, उसकी विड्थ में कम दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने एक बेस और इमिटर के बीच में डिप्लीशन लेयर दिखाई। बेस और इमिटर के बीच में मैंने ब्लू कलर से 2 लाइन दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये लाइन डिप्लीशन लेयर को सिग्निफाई कर रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ब्लैक लाइन से जो इधर एंड में ब्लू लाइन बनाई है वो थोड़ी दूर बनाई है और पी में थोड़ी पास बनाई है। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने ऐसा क्यों करा होगा? क्या मैंने गलती से कर दिया कि मैंने सोच समझ के करा है? सजल बोल रहा है, सजल बोलिए। सर शायद डोपिंग कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही, थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर अगर डोपिंग ज्यादा करते तो वेट ज्यादा होती है, डिप्लीशन बिल्कुल कम होती है ना। डायोड में हमने पढ़ा था कि डोपिंग ज्यादा करो तो डिप्लीशन लेयर थिन बनती है, डोपिंग कम करो तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा बड़ी बनती है। जिसको कम डोप करो डिप्लीशन लेयर वहां ज्यादा पेनिट्रेट करती है। तो याद करिए, बेस को हमने डोपिंग कम करी थी, जो बेस था उसमें हमने डोपिंग कम करी थी।
डोपिंग कम करने से डिप्लीशन लेयर विल पेनिट्रेट इन बेस मोर देन द इमिटर रीजन। क्लियर? यस। अच्छा, तो यहाँ तो फॉरवर्ड बायसिंग थी तो एक पतली डिप्लीशन लेयर दिखा दी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरा जो जंक्शन है, यहाँ का जो जंक्शन, बेस कलेक्टर का जंक्शन, इसमें क्या है? क्या करा है हमने यहाँ? रिवर्स बायस। बिल्कुल सही, रिवर्स बायस करा। तो यहाँ डिप्लीशन लेयर इसके इतने ही ब्रॉड बनाऊं कि क्या करूं बताओ? सर ज्यादा विड्थ। ज्यादा विड्थ की, बिल्कुल सही। बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हैं मुझे, ज्यादा विड्थ की। यहाँ रिवर्स बायस करा है तो ज्यादा विड्थ की दिखाऊंगा। और पी में शायद ज्यादा दिखा दूं कि एन में? मुझे लगता है बेस में ज्यादा दिखाना चाहिए। क्या सही लगता है मुझे? बेस में ज्यादा दिखाना चाहिए मुझे। तो ये यहाँ की डिप्लीशन लेयर दिखाई मैंने बेस में ज्यादा, और इधर की डिप्लीशन लेयर भी मैंने बेस में ज्यादा दिखाई थी। पर ये डिप्लीशन लेयर कम विड्थ की थी, यहाँ ज्यादा विड्थ की थी। दिख रहा आपको? ठीक है, मैंने यहाँ पर भी देखिए बेस कलेक्टर की डिप्लीशन लेयर दिखा दी, जिसको मैंने बेस में ज्यादा पेनिट्रेट करके दिखाया। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर में अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना? डिप्लीशन लेयर में अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे अगर ये यहाँ पर बेस और इमिटर जंक्शन की बात करूं तो डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है N2P। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड N2P थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी N2P, लेकिन हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। मैंने 0.7 या उससे हायर पोटेंशियल लगा दिया होगा। 0.7 या हायर पोटेंशियल लगा दो तो क्या होता है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो तो ओवरकम हो जाती है। सही है क्या? है ना? अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग कर दूं और 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल लगा दूं तो डिप्लीशन लेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। नेट में मुझे फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने लगती है, तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। याद करो, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर बेस और इमिटर के बीच में जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल 0.7 से ज्यादा हो गया तो जो पी के होल्स थे ना, उनका डिफ्यूजन अच्छा खासा होने लगेगा टुवर्ड द बेस। ये टुवर्ड द बेस जाने लगेंगे, पी के होल टुवर्ड द बेस जाने लगेंगे, और बेस के जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी आने लगेंगे टुवर्ड द इमिटर। ये होल जा रहे हैं टुवर्ड द बेस और बेस के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इमिटर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा था ऐसा? पी में होल जा रहे बेस इमिटर एन में, और एन के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एन का इलेक्ट्रॉन दिखा है जो पी में जा रहा है, यह इमिटर के होल दिखा है जो बेस में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही, डिफ्यूजन से आ रहे हैं, बिल्कुल सही। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया था और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगाई है जो उनको इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए सपोर्ट कर रही थी। हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी थी। फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन प्रोसेस लार्ज स्टार्ट हो जाती है डायोड में, पी से होल डिफ्यूज होकर एन में जाने लगते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी में आने लगते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये होल ज्यादा दिखाए थे, 4 दिखाए थे, और ये बेस में मैंने इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिखाया। कैन एनीवन गेस क्यों? जल्दी। डोपिंग। बिल्कुल सही, डोपिंग कम करी थी यार, बेस में मैंने बहुत कम डोपिंग करी थी, तो ऐसा कम ही होगा। तो हमें देखो लार्जली ऐसे लगेगा ना कि जैसे इमिटर से ही चार्ज कैरियर इमिट होकर जा रहे। मुझे तो मेनली ऐसे लगेगा कि जो इमिटर है इसमें जो चार्ज कैरियर थे यही ट्रेवल कर रहे हैं एक तरह से, और बेस के तो आते हुए बहुत ही कम दिखेंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे इमिटर इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ चार्ज कैरियर। इमिटर इज गिविंग ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ चार्ज कैरियर। इमिटर से बहुत सारे चार्ज कैरियर मुझे बेस में जाते दिखेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगी फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से। अब वो होल यहाँ पहुंचे बेस में आ रहे हो, ठीक है। अब बेस में आ गए और यहाँ पे तुमने कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी? कलेक्टर और बेस के बीच की रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? N2P होती है। रिवर्स बायसिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? यहाँ N2P होती है। तो यहाँ N2P एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग। सही है क्या? N2P एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायसिंग। हमने रिवर्स बायस करा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। और ये होल जो है वो आ रहे हैं बेस में, जो होल थे वो मूव करके आए बेस में, और बेस में तो बहुत ज्यादा डिप्लीशन लेयर आ चुकी थी। बेस रीजन में जो बेस और कलेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बहुत ज्यादा आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर ज्यादा बेस में आ चुकी थी। याद करो, थोड़ी देर पहले आपने बताया था मुझे। सही है? सही है क्या? है ना? तो जैसे ये होल यहाँ आएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। इसके इन्फ्लुएंस में आ गए तो ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और आगे चले जाएंगे। ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और आगे मूव कर गए।
तो ये सीधे बेस पे रुकेंगे ही नहीं और कलेक्टर पहुंच जाएंगे। और कलेक्टर में खुद के भी कुछ होल्स थे और आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में लगाई थी बेस और कलेक्टर के बीच में, तो बेस से आ रहे होल्स, इमीटर में भी होल्स, ये होल्स का पूरा मोमेंट इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। इन होल्स का मोमेंट देखे तो ये होल्स का मोमेंट आगे इस तरह से चलते आएगा और हमें होल्स के मोमेंट से यहाँ पे करंट दिखने लगेगा। ठीक है, ये होल्स का मोमेंट इस तरफ हो रहा है, उसकी वजह से हमें इमीटर से करंट दिखने लगेगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बेस से इधर जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा हमें बेस में करंट दिखेगा। और बैटरी फिर इनको सेट वेट कर दे कि भैया यहाँ से जो करंट आ रहा है उसके हिसाब से फिर बैटरी कितना चार्ज के लिए इधर देना वो सब दे देंगे। ठीक है, हमने बाहर और सर्किट भी जोड़ा है तो ये करंट जो हवा में नहीं है ये यहाँ पे अपने कुछ जोड़ रखा है तो उसका ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है अगर ध्यान से देखें, बेस इमीटर जंक्शन वाज इन फॉरवर्ड बायस, हेंस बेस से और इमीटर से दोनों से चार्ज के रेट इमिट होना स्टार्ट हुए। इमीटर से चार्ज के रेट ज्यादा जाएंगे बेस में, बेस से चार्ज के रेट कम जाएंगे इमीटर में, क्योंकि बेस में डोपिंग की कम थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे इमीटर से ही चार्ज के रेट इमिट होकर बेस में जा रहा है, इमीटर से चार्ज के रेट इमिट होकर बेस में जा रहा है। अब जैसे वो बेस में पहुंचे चार्ज कैरियर, जैसे ये चार्ज कैरियर बेस से पहुंचे तो बेस और कलेक्टर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इसी डायरेक्शन में थी और ये होल्स इधर ही आ रहे थे, तो उस डायरेक्शन में ये आगे और मूव कर जाते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेस में आने वाले होल्स थे उनको स्विप करके टुवर्ड्स कलेक्टर ले जाती। ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बेस कलेक्टर की रिवर्स बायसिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल आ रहे थे बेस में उन्हें स्विप करके टुवर्ड्स कलेक्टर ले जाती है। तो इमीटर से होल्स का इमिशन हुआ, वो बेस में पहुंचे, लेकिन बेस से वो कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया। इमीटर से होल्स इमिट हुए, बेस में पहुंचे, बेस से कलेक्टर ने वो कलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहा हो क्या रहा है? इमीटर से है ना चार्ज के लिए इमिट हो रहे थे, इमीटर से चार्ज के लिए इमिट हुए। क्यों इमिट हुए? फॉरवर्ड बायसिंग करी इसलिए। वो बेस में पहुंचे लेकिन बेस में रुक नहीं पाए क्योंकि बेस कलेक्टर की रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने कलेक्ट कर लिया टुवर्ड्स कलेक्टर, उन्हें पुल कर लिया टुवर्ड्स द कलेक्टर। तो होल्स का ऐसा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और ये मूवमेंट इमीटर से स्टार्ट हुआ है। दैट्स व्हाई इमीटर को इमीटर बोलते हैं। पर बात करते हैं अपन, होल से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इसलिए इमीटर से होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इसलिए इमीटर को इमीटर बोलते हैं। उन्हें कलेक्टर ने कलेक्ट करा है इसलिए कलेक्टर को कलेक्टर बोलते हैं अपन। अच्छा, बीच में जो बेस है वो उनको बेस प्रोवाइड कर रहा है इसलिए बेस बोलते हैं। और एक थोड़ा सा मैंने बेस करंट बताया था, यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा बेस करंट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत थे बेस में, थोड़ा बहुत डोपिंग थी उससे थोड़े बहुत डिफ्यूजन का करंट बेस से इमीटर भी तो जा रहा है। बेस से इमीटर जो थोड़ा बहुत जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उससे मुझे एक उल्टा करंट ऐसा भी दिखना चाहिए। क्या सारे होल कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा? नहीं। मान लो 1000 होल आए, 1000 में से 999 उसने कलेक्ट कर लिए, एक आध होल बच गया, वो एक आध होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर गया, तो इससे यहाँ पर थोड़ा बहुत करंट आ सकता है बेस में। क्या क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब शायद नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ रहा होगा और वर्किंग करने के लिए प्रॉपर हो इसके लिए हमने क्या क्या करा था वो शुरुआत की चीजें भी समझ में आ रही थी। इमीटर को हेवीली डोप कराया जाता है, बेस को लाइटली डोप कराया जाता है, कलेक्टर को मॉडरेटली डोप कराया जाता है। इमीटर हेवीली डोप चाहिए, उससे ज्यादा चार्ज करे लिमिट होना चाहिए। बेस में डोपिंग की कोई खास जरूरत नहीं है इसलिए उसको नॉर्मल डोप, बिल्कुल कम डोप करा। अच्छा, कम डोप करने से क्या एक और फायदा हुआ कि जो बेस कलेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी ज्यादा बेस में पेनिट्रेट हुई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही होल यहाँ बेस में आ रहे उन्हें पुल करके कलेक्टर ले जाते। ठीक है। अच्छा, कलेक्टर में सारे चार्ज के रेट फाइनली जा रहे तो वो चार्ज के रेट सारे कलेक्टर पहुंच के वहां काफी हीट जनरेट कर देते, इसलिए कलेक्टर का एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि वो हीट बाहर डिसिपेट हो जाए। इमीटर से चार्ज के रेट आए, कलेक्टर ने कलेक्ट करे तो कलेक्टर में ही वो सारे अपनी हीट डिसिपेट करते, तो कलेक्टर का एरिया बड़ा होना चाहिए जिससे हीट बाहर सराउंडिंग में जा सके आराम से। चलो, क्लियर हो रहा है? So this is working of BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। हमने एक्टिव मोड में वर्किंग पढ़ी। एक्टिव मोड का मतलब क्या होता है कि बेस और इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखो और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखो। बेस इमीटर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो एक डायोड जैसे ही इमीटर से चार्ज के लिमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बेस में पहुंचेंगे। बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में होने से ये चार्ज के बेस में ना रुकते हुए कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होती तो क्या इमीटर से चार्ज के लिए लिमिट होते?
नहीं। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग ही नहीं होती तो इमिटर चार्ज कैरियर को इमिट ही नहीं कर रहा, इमिटर इज इन कट ऑफ मोड। दैट्स व्हाई जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में थे तो हम बोलते थे कि कट ऑफ मोड है, उसका मोड का नाम अपन ने कट ऑफ दिया था। समझ में आ रहा है कट ऑफ क्यों दिया था? ठीक है, अगर हम इमिटर को और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में ना रखे तो इमिटर से होल का एमिशन ही स्टार्ट नहीं होगा, तो एमिशन स्टार्ट नहीं होगा तो डायोड वायर इसमें पूरे ट्रांजिस्टर में कोई करंट वारंट ही नहीं आने वाला है, इसलिए इसको कट ऑफ मोड कहते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं बेस कलेक्टर के बीच में रिवर्स फील्ड नहीं लगाऊं, रिवर्स बायस नहीं लगाऊं, या फॉरवर्ड बायस कर दूं, या फॉरवर्ड बायस कर दूं, तो उससे ये क्या रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी? यहाँ फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो जो होल बेस में आ रहे हैं वो क्या कलेक्टर कलेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, ये होल्स यहाँ आएंगे, अब बेस में तो ज्यादा है ही नहीं इतने इलेक्ट्रॉन, तो बेस में ज्यादा रुक ही नहीं पाएंगे, रिकॉम्बिनेशन उतना हो नहीं पाएगा, बहुत ही नॉमिनल सा हमें करंट दिखते रहेगा, ज्यादा करंट ज्यादा इमिटर से फिर इमिट भी नहीं होगा क्योंकि बेस से इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर ऑफ होल्स यहाँ पहुंच के यहाँ पे ज्यादा रह नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उधर जा पाएगा उतना ही थोड़ा बहुत होल्स आएंगे और बहुत मामूली सा करंट फ्लो करेगा डिवाइस में। तो अगेन फिर हमें कुछ काम की चीज नहीं मिलेगी इस डिवाइस से, इसलिए जब ये रिवर्स बायस के फॉरवर्ड बायस होता है तो बोलते हैं सेचुरेशन, डिवाइस कुछ सेचुरेट हो गया, करंट यहाँ होल आ रहे हैं पर वो इधर जा ही नहीं पा रहे, उनको खींचने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो डिवाइस सेचुरेटेड स्टेट में। ठीक है, इसलिए उसको सेचुरेट कहते हैं। और इनवर्स ऑफ एक्टिव तो बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट नाम है भाई, एक्टिव का ठीक उल्टा, भाई डोपिंग इसमें ज्यादा करी थी तो ये 6 से 4 कैरियर भेजेगा, और तुम उल्टा कर दो अगर तो थोड़े कम भेजेगा ये, तो काम एक्टिव जैसे ही होगा पर उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, उतना अच्छे से चीजें नहीं हो पाएगी, इसलिए इनवर्स एक्टिव बोलते हैं। यस सर। ओके बच्चों, तो ये हमने बीजेटी की वर्किंग पढ़ी, अच्छे से और सोच लो, किसी को कोई दिक्कत है कहीं भी सोच लो, एक एक लाइन मैंने क्या क्या बोली थी। एक बार वापस सैचुरेशन वाला वो अक्यूमुलेशन ऑफ होल्स होगा बेस में, उसके बाद क्या होगा? हाँ, ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसके तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो होल यहाँ पर आ गए तो फिर वो डिफ्यूजन प्रोसेस कम हो जाएगा ना, फिर तो डिफ्यूजन की वजह से आ रहे थे, अब डिफ्यूजन ही कम हो जाएगा, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं बचेगा फिर ज्यादा। ओके सर, है ना, तो वो ज्यादा खींच ही नहीं पाता फिर बेस मतलब होल्स को उधर से। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं फिर वैसा करने का। चलिए, हमारे कोर्स में सिर्फ एक्टिव बायसिंग है, बाकी का कोई हमसे पूछेगा ही नहीं कुछ, है ना, बाकी का हमसे कोई पूछेगा ही नहीं, तो मैं पढ़ा रहा था तो बता दिया आपको, पर हमसे सिर्फ एक्टिव बायसिंग पूछेंगे। एक्टिव बायसिंग में 100% चीजें आ गई क्या? यस सर। देख लो, ओके वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल जो लिया है तो पीएनपी का लिया, अब अगर एनपीएन होता तो क्या करता, मैं क्या चेंज आता बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ एनपीएन होता तो क्या करते? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एनपीएन में इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स आते, फिर मीटर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में जाते, है ना, मीटर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में जाते। अब अगर मैं एनपीएन बनाता तो जो इमीटर होता उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते, वो जाते बेस में, पर बेस में ना रुकते हुए कलेक्टर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इमीटर से इलेक्ट्रॉन इमिटर के बेस में गए, बेस कलेक्टर में रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन टू पी होती, तो इन इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पहुंच रहे थे बेस में उन्हें खींच लेती टुवर्ड्स कलेक्टर। पूरा वर्किंग सेम, बस वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखाते हैं, करंट बाहर आता ऐसा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो करंट इमीटर वाले टर्मिनल में अंदर जा रहा है और वो ऐसा लग रहा है थोड़ा बेस में गया और इधर कलेक्टर में गया। वहां पर भी ऐसे ही है, वहां बेस से और कलेक्टर से करंट आया, दोनों मिलके इमीटर में चले गए। अगर केसीएल लगाओगे तो दोनों ही सर्किट में आप लिखोगे आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, दोनों ही सर्किट में लिखोगे, पर डायरेक्शन का फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में का फर्क है। चलिए, क्लियर हो रहा है क्या ये डायरेक्शन का फर्क? यस सर। ठीक है। पर पूछ रहा व्हाट इज यूज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, पढ़ेंगे अपन, वेट करिए थोड़ा सा, आएगा, हमारा यूज भी है हमारे कोर्स में इसका। चलिए, तो अच्छा एक और चीज, ये इमीटर और कलेक्टर करंट का रिलेशन क्या है? इमीटर और कलेक्टर करंट कैसे रिलेटेड आपस में, बताइए। इमीटर और कलेक्टर करंट किस तरह से रिलेटेड आपस में?
ऑलमोस्ट इक्वल, बिल्कुल सही सजल, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इमिटर करंट इज नियरली इक्वल टू कलेक्टर करंट। थोड़ा सा ही बेस करंट होता है क्योंकि बेस करंट इज वेरी स्मॉल, तो बेस करंट जो होता है वो करीब करीब 2 to 5% होता है ऑफ इमिटर करंट, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ट्रांजिस्टर अपन ने बनाया है। तो कुछ ट्रांजिस्टर में थोड़ा ज्यादा भी रहता है, 5% के आसपास, किसी में कम भी होता है, तो 2 से 5% के आसपास रहता है। भाई 5% याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में 5% से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अब ऑफकोर्स ये 5% है, तो कलेक्टर करंट इज नियरली 95% ऑफ इमिटर करंट। कलेक्टर करंट इज नॉर्मली 95% ऑफ इमिटर करंट। चलिए, सब क्लियर है क्या ये? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। एनपीएन की वर्किंग भी अपन ने देख ली है ना। अब सब चीज हो गई अपनी। अब थोड़ा सा और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है हमारे पास। देखिए, ट्रांजिस्टर की वर्किंग तो देख ली हमने। अब मुझे अगर इसे सर्किट में लगाना है तो मेरे पास है टर्मिनल 3, और मुझे 2 बैटरीज लगानी है। एक तो यहाँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी लगानी है और मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी लगानी है। तो डेफिनेटली एक टर्मिनल कॉमन रख के लगाऊंगा बैटरी में, सही है क्या? एक टर्मिनल को तो मुझे कॉमन रखना पड़ेगा, 100% बात है। अब मैं किसे कॉमन करता हूँ उसके हिसाब से सर्किट दिखने में अलग अलग दिख सकता है ना। थोड़ा मैं हटा रहा हूँ ये सारी चीजें, आप हेडिंग लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर को सर्किट में अलग अलग तरह से हम दिखा सकते हैं, अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम वो जो हो जाएंगे वो सब कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। बेस को कॉमन रखते हुए सर्किट बनाओ, उसे बोलेंगे कॉमन बेस सर्किट। इमीटर को कॉमन रखते बनाओ, कॉमन इमीटर। कलेक्टर को कॉमन रखते बनाओ, कॉमन कलेक्टर। मैं डायग्राम बनाता हूँ। ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। दिस इज ट्रांजिस्टर। एग्जाम्पल के लिए मैं एनपीएन को चूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो पीएनपी भी ले सकते हो। मैंने बेस वाला जो टर्मिनल है उसे कॉमन रखते हुए 2 सेल लगा दिए, एक ये लगाया और एक ये लगाया। बेस को कॉमन रखते हुए 2 सेल लगा दिए। आपको अगर याद हो, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है ये पी होता है, ये एन होता है और ये एन है। तो देखिए यहाँ पर पी और एन में मैंने पी को हायर, एन को लोअर रखा है, पी को हायर, एन पे लोअर रखा है। तो मैंने एक्टिव बायसिंग करी, देखिए पी एन को मैंने यहाँ फॉरवर्ड बायस में रखा है और यहाँ एन को हायर, पी को लोअर रखा है, तो ये रिवर्स बायस करा है, ठीक है। सो बेस और कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस एंड बेस एंड इमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। क्लियर? बेस कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है, एंड बेस इमीटर जंक्शन दिस इज इन फॉरवर्ड बायस। चलो, तो ऐसा करके ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अप्रोप्रिएट बैटरीज वगैरह लगा देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्टिव मोड में आ गया। तो एक्टिव मोड में एक सर्किट ऐसा बना सकता हूं मैं, ठीक है। चलो, अब मैं कॉमन इमीटर करते हुए बना सकता हूँ सर्किट। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। इमीटर को कॉमन रखते हुए सर्किट बनाने वाला हूं मैं। तो एक बैटरी तो बेस और इमीटर के बीच में दिखाई मैंने, और दूसरा मैंने इस तरह से दिखाई। देखिए दूसरा डायग्राम ध्यान से देखिए। वो बड़ा मैंने, मुझे लगा छोटा इसलिए बड़ा बना दिया, ऐसा जरूरी उसका कोई खास रीजन नहीं था बड़ा बनाने का, ठीक है। तो ये दूसरा जो डायग्राम है, इसमें भी मैं बैटरीज अगर अप्रोप्रिएट लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा कि ये जंक्शन हो जाए मेरे पास बेस और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और बेस इमीटर और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाए, है ना। बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं रिवर्स बायस सेट कर सकता हूँ, यहाँ मैं फॉरवर्ड बायस सेट कर सकता हूँ। कैसे होगा ऐसा? जब इस बैटरी का पोटेंशियल इससे ज्यादा हो जाए, इस बैटरी का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा तो यहाँ इससे बेस से भी हायर पोटेंशियल आ जाएगा कलेक्टर पे, तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। सही है क्या? आया नहीं आया? आया, ध्वनि को आया। बाकी बच्चे बताइए, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? रिपीट कर देता हूं, मैं बस डायग्राम अलग से दिखा रहा हूं
इस डायग्राम फर्क है क्या है भाई, बैटरी को लगाने का तरीके में फर्क है। यहाँ पर 2 बैटरी लगा रहा हूँ, वहां पे भी 2 लगाई, वहां पे दोनों बैटरी का मैं कलेक्टर पे बेस पे कॉमन रख रहा था उन्हें, और यहाँ पर मैं उन्हें इमीटर पे कॉमन रख रहा हूँ। ठीक है, अप्रोप्रिएट सेल लगा दे तो एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं कर दूं बेस इमिटर और बेस कलेक्टर के बीच में, तो मुझे बिल्कुल सेम करंट सेम वर्किंग मिल सकती है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोप्रिएट लगा दूं। सही है क्या? अप्रोप्रिएट पोटेंशियल लगा के, है ना, दोनों ही सर्किट में मुझे सेम वर्किंग दिखेगी। भाई अंदर क्या है, डायोड के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या वो सेम चल रहा होगा। ठीक है, बस सर्किट बाहर से दिखने में अलग है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम अलग दिख रहा है या डायग्राम अलग दिख रहा है, बाकी अंदर वर्किंग ट्रांजिस्टर के अंदर सब एक जैसी है दोनों सर्किट में। अब तीसरा कॉमन कलेक्टर सर्किट भी दिखाता हूं मैं। अब मैं ट्रांजिस्टर को इस तरह से 2 सेल लगा के दूंगा कि कलेक्टर वाली ब्रांच में कॉमन रखूंगा उन सेल के बीच में, तो एक और कलेक्टर और एमीटर के बीच में बैटरी लगा दी, और एक ये लगा दी मैंने बेस और कलेक्टर के बीच में। तो देखिए मैंने कलेक्टर की ब्रांच को कॉमन रखते हुए 2 सेल लगाए, और बैटरी से अप्रोप्रिएट वोल्टेज की लगा दूं तो बेस कलेक्टर बेस इमिटर में सेम पोटेंशियल ड्रॉप तीनों सर्किट में कराकर तीनों में ही सेम वर्किंग हो रही होगी अंदर। समझ में आ रहा है? यस ये असल में 3 सर्किट नहीं है, ये एक ही ट्रांजिस्टर है जिसको मैं 3 तरह से कनेक्ट कर रहा हूं। एक ही ट्रांजिस्टर को 3 तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, और मैं पोटेंशियल ड्रॉप्स अगर तीनों सर्किट में एक जैसी क्रिएट कराऊं बिटवीन बेस एंड इमिटर एंड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, तो मुझे एग्जैक्टली सेम अंदर करंट वगैरह सब दिख रहे होंगे। सही है क्या बच्चों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्वनि तो बता रही होता आ रहा है, बाकी बच्चे बताइए। आदित्य राज को आ रहा है? चलो आज बस 30 चीज पढ़ लेंगे अपन, है ना, इस पे ये बस समझ लो अच्छे से। सुप्रिया को आ गया, वेरी गुड। ओके बच्चों प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने सेम ट्रांजिस्टर को 3 तरह से डायग्राम में कनेक्ट करा है। तीनों ही डायग्राम में दिखने का फर्क है, डायग्राम बनाने का फर्क है, बैटरीज लगाने का फर्क है, पर अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर मैं अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बनवा दूं, मैं यहाँ बेस इमिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा हूँ और जो यहाँ बेस कलेक्टर में बना रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ क्रिएट करा दूं, यहाँ क्रिएट करा दूं बाय अप्रोप्रिएटिंग चूजिंग सेल, देन मुझे सेम वर्किंग मिलेगी। हेंस ये जो 3 डायग्राम है ये एक ही वर्किंग को समझाने के लिए, एक ही वर्किंग के लिए 3 तरह से डायग्राम बन रहे, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। इन्हें कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और आखिरी वाला हो गया ट्रांजिस्टर का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सीसी मतलब कलेक्टर को कॉमन रखते हुए बैटरी लगाना, सीई मतलब इमिटर को कॉमन रखते हुए बैटरी लगाना, सीबी मतलब बेस को कॉमन रखते हुए बैटरी लगाना। तो क्लियर है क्या इस डायग्राम का मतलब क्या है? चलो आई थिंक अब सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ इमिटर ब्रांच में कुछ करंट आ सकता है, कलेक्टर ब्रांच में कुछ करंट आ सकता है, बेस वाली ब्रांच तो दोनों तरफ कॉमन है, इधर और इधर दोनों सेल के लिए, दोनों लूप के लिए कॉमन है, तो बेस वाली ब्रांच को कुछ नहीं कहते अपन। इमिटर वाली जो ब्रांच है इसे हम बोल देते हैं कि हमारा इनपुट जैसा था और ये हमारा आउटपुट जैसा है। भाई याद करिए इमिटर से करंट आता है तभी कलेक्टर में आता है, करंट इमिटर से कलेक्टर में जा रहा होता है, वहां इमिटर करंट से कलेक्टर करंट कंट्रोल होता है। नाउ वी कैन डिफाइन अ थिंग कॉल्ड करंट गेन एज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। जब हमने वर्किंग पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कलेक्टर में जो करंट है वो बेसिकली इमिटर की वजह से आया था, इमिटर से इलेक्ट्रॉन या होल इमिट हुए थे, वो कलेक्टर ने कलेक्ट करे थे, तो इमिटर से जो इमिशन है उसे कंट्रोल करके मैं कलेक्टर करंट कंट्रोल कर सकता हूं। तो कलेक्टर करंट इसलिए कह दिया मैंने यहाँ पे आउटपुट करंट, और इमिटर करंट को इनपुट करंट, एंड इनका जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है करंट गेन।
इनका जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है करंट गेन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो करंट गेन हो जाती है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ उसका मतलब होता है आउटपुट करंट IC अपॉन इनपुट करंट IE। वेयर कॉमन कलेक्टर कॉमन इमीटर में आ जाएंगे तो इमीटर ब्रांच कॉमन है, आप इसके करंट को कुछ नहीं कहेंगे, जो ब्रांच कॉमन होती है उसके करंट को कुछ नाम नहीं देते अपन। अब हमारे पास बची है बेस वाला करंट और कलेक्टर वाला करंट, बेस वाला करंट और कलेक्टर वाला करंट। बेस वाला जो करंट होता है इसको हमने नाम दे दिया अब इनपुट, कलेक्टर का आउटपुट था। नाउ in this case we define current gain as same in similar manner as output current IC upon input current IB, but now it is represented by different letter beta, उसको हम बीटा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा रिप्रेजेंट करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा रिप्रेजेंट करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली लास्ट में बचा गामा, करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि कलेक्टर तो कॉमन है तो उसके करंट को कुछ नहीं कहेंगे। अब बचा बेस और इमीटर। बेस और इमीटर में हम बेस को बोल देते हैं इनपुट और इमीटर को बोल देते हैं आउटपुट। इससे बोला जाता है इनपुट और इससे बोला जाता है आउटपुट। ठीक है। नाउ करंट गेन गामा इज रिप्रेजेंटेड एज IE अपॉन IB। So what is current gain? Is just ratio of the two current. What is current gain? It is just ratio of two current. Current gain ट्रांजिस्टर के दो ब्रांचेस से करंट का रेशियो है, पर किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है इसका कुछ ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर, तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कॉमन बेस में अल्फा, कॉमन इमीटर में बीटा, कॉमन कलेक्टर में गामा। इनसे करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, समझ में आ रहा है इतना? यस, आदित्य राज को तो आ रहा है, प्रेजी को भी आ रहा है, वेरी गुड। अब अल्फा बीटा गामा का मतलब मैंने बताया थोड़ा, है ना, इनका रिलेशन भी निकाल लेते हैं। देखिए आई और IC याद रखिए, आई और IC में क्या होता था कि IC इज वेरी नियर टू IE, तो ये रेशियो जो हो जाएगा वो बहुत क्लोज टू 1 होगा, बट IC कम होता है I से, इसलिए अल्फा 1 से कम है। अल्फा इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, अल्फा इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू आती है 0.95, 0.99, 0.98, इस तरह से कुछ आती है। अल्फा is IC upon IE. IC was very close to IE, hence the ratio is very close to 1, but IC is smaller than IE, hence it is less than 1. Clear हो रहा है ये? Yes, ऋतिका को तो बढ़िया क्लियर है। चलिए बीटा, बीटा देखते हैं अपन। अब IC और IB में IC तो बहुत बड़ा होता है IB से, तो बीटा लार्ज आता है। बीटा इज लार्ज, कितना आता है? 50, 60, 100, 200, 250, 300, 500, इतना ऐसा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कैसा ट्रांजिस्टर बनाया हमने। 50 से लेके 500 तक ऐसे वैल्यूज आ सकती है, तो लार्ज वैल्यू आती है इसकी। गामा की बात करें तो यहाँ IC था, वहां ऊपर IB है, नीचे यहाँ IB था, वहां भी नीचे IB है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है और न्यूमरेटर में वहां IE ज्यादा होता है, इसलिए गामा इनफैक्ट बीटा से भी ज्यादा आता है। गामा इनफैक्ट बीटा से भी ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है? बहुत आसानी से बता सकता हूं इनका रिलेशन। याद करिए मैंने बताया था IE इक्वल टू IB प्लस IC था, ठीक है। मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं IB से, तो IE अपॉन IB इक्वल टू हो गया 1 प्लस IC अपॉन IB, हेंस IE अपॉन IB इज गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। दिख रहा है? क्या बॉक्स की चीजें समझ में आ रही है? दिस इज रिलेशन इन गामा एंड बीटा, दिस इज रिलेशन इन गामा एंड बीटा। वैसे आप अल्फा बीटा का रिलेशन भी निकाल सकते हो। कैसे? इस इक्वेशन को मैंने IB से डिवाइड करा, किसी और से कर दो। इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है? देखो न्यूमरेटर में दोनों के IC है, तो उसको IC से डिवाइड कर दो। उस इक्वेशन को IC से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा IE अपॉन IC इक्वल टू 1 प्लस IB बाई IC। IE अपॉन IC ये हो गया हमारे पास 1 बाय अल्फा
इक्वल टू हो गया 1 + 1 बाय बीटा, ये आ गया रिलेशन। बोलो क्लियर है? चलो, अब मुझे लगता है कि काफी आप लोग बोर हो गए हो, आवाज आ नहीं रही बच्चों की, थके थके लग रहे हो, टाइम भी अपना ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो अपन बस यहीं रुक जाते हैं। मैं यहीं से लास्ट क्लास, अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल अपन कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल शुरुआत करेंगे, करंट गेन को फिर से पढ़ लेंगे अपन, ठीक है? आज जितना पढ़ा है एक बार नोट कर लो अच्छे से, अगली क्लास में फिर से पढ़ लेंगे, पर शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, और थोड़े से पटाखे भी ज्यादा फूटने लग गए तो आवाज भी खूब आ रही है ना? तो आप लोग भी जाओ, खाना वाना खाओ, फिर पटाखे फोड़ो, ठीक है? चलो, बाय सबको, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। कल मिलते हैं अपन। मैं थोड़े बहुत फोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत हर साल मामूली से फोड़ते, बहुत ज्यादा कभी भी नहीं। चलिए बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।